स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम मल्टीकल्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म के अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए और क्लियर बनाने के लिए हमें मल्टीकल्चरलिज्म के क्रिटिसिज्म्स को समझना होगा। पहला क्रिटिसिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग, खासकर लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग कल्चरल ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चरल ग्रुप एक इंडिविजुअल के सेल्फ रेस्पेक्ट से रिलेटेड है। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो, जिस कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हो, क्या उस कल्चरल ग्रुप को समाज में रेस्पेक्ट या रिकॉग्निशन मिला है या नहीं। ओके, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि समाज में कई ग्रुप्स होती हैं और एक इंडिविजुअल एट अ टाइम, मतलब एक साथ कई ग्रुप्स का मेंबर होता है, वो कई ग्रुप से अटैच्ड होता है। तो इन ग्रुप्स में हमें किन ग्रुप को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, किन ग्रुप को हमें राइट और फ्रीडम देने की बात करनी चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म है कि समाज में कई ग्रुप्स हैं, कई ग्रुप्स के साथ इंडिविजुअल का सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ा होता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग कि हमें इन सारे ग्रुप्स को राइट्स देना चाहिए, रिकॉग्निशन देना चाहिए? मल्टीकल्चरलिस्ट इस क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में कहते हैं कि हर ग्रुप को नहीं, केवल इनकम्पासिंग ग्रुप को, केवल इनकम्पासिंग ग्रुप को, दैट मीन्स वो ग्रुप जो इंडिविजुअल के अधिकांश आइडेंटिटी, उसके लाइफ के मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे कल्चरल ग्रुप की अगर हम बात करें हिंदू, या कल्चरल ग्रुप की हम बात करें मुस्लिम, ऐसे ग्रुप को इनकम्पासिंग ग्रुप कहा जाता है। सिर्फ इनकम्पासिंग ग्रुप को ही राइट्स, लिबर्टीज, रिकॉग्निशन देना चाहिए। ये मल्टीकल्चरलिस्ट का रिस्पॉन्स है, इस क्रिटिसिज्म के प्रति उनका रिस्पॉन्स है। और इनकम्पासिंग ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया अविशाही, मार्गलित और जोसेफ राज के द्वारा। ओके, तो क्रिटिक कहते हैं कि इंडिविजुअल कई ग्रुप से अटैच होता है, और अगर हर ग्रुप इंडिविजुअल के आइडेंटिटी, इंडिविजुअल के सेल्फ रिस्पेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि मल्टीकल्चरलिज्म के अकॉर्डिंग, क्या इसका ये मतलब है कि हमें हर ग्रुप को रिस्पेक्ट देना है, हर ग्रुप को रिकॉग्निशन देना है? मल्टीकल्चरलिस्ट इस क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ इनकम्पासिंग ग्रुप को ही राइट और रिकॉग्निशन देने की बात करनी है। और ये इनकम्पासिंग ग्रुप क्या है? ये इनकम्पासिंग ग्रुप्स वैसे ग्रुप्स है जो हमारे आइडेंटिटी को, हमारे आइडेंटिटी के मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट्स को जो डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे बीइंग हिंदू, ये एक इनकम्पासिंग ग्रुप है। बीइंग अ मुस्लिम, ये एक इनकम्पासिंग ग्रुप है। ओके, दूसरे क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये कहता है कि कल्चर के बाउंड्रीज फिक्स नहीं होते, समय के साथ साथ कल्चर में बदलाव आती है। ओके, एक कल्चर में चेंजेस भी होते हैं, कल्चर अडेप्ट करता है। डिफरेंट कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के एलिमेंट्स को बोरो करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, और इस प्रोसेस में जो ओरिजिनल कल्चर है, उस कल्चर में धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आने लगते हैं। लेकिन चेंज का ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में और अधिक फास्ट हो जाता है। ये आर्ग्यूमेंट बेन हबीब और जेरेमी वॉल्डन जैसे थिंकर्स के द्वारा रखे गए हैं। इनके अकॉर्डिंग द कल्चर एंड इंडिविजुअल इज अटैच्ड टू, कल्चर जिससे एक इंडिविजुअल अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है, ये कल्चर कई कल्चर के एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। इवन एक कल्चर के कोर फीचर भी फिक्स नहीं होते। और इस स्थिति में हम कल्चरल राइट, और इस स्थिति में यदि हम कल्चरल राइट्स की बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कल्चरल राइट्स के नाम पर एक कल्चर में मौजूद कुछ ओल्ड एंड आउटडेटेड वैल्यूज को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये था दूसरा क्रिटिसिज्म। तीसरा क्रिटिसिज्म ब्रायन बेरी के द्वारा दिया गया है।
इनके अकॉर्डिंग कल्चरल डाइवर्सिटी के प्रति हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ये कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करना बहुत सिंपल है। इक्वालिटी, न्यूट्रलिटी और प्राइवेसी जैसे लिबरल प्रिंसिपल्स को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करके हम कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म जैसे किसी सेपरेट थ्योरी की जरूरत नहीं है। कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए लिबरलिज्म के ये प्रिंसिपल, इक्वालिटी, न्यूट्रलिटी, प्राइवेसी, ये प्रिंसिपल काफी है। ब्रायन बेरी थ्योरी ऑफ बिनाइन नेग्लेक्ट को सपोर्ट करते हैं। बिनाइन का मतलब है गुड, अच्छा। नेग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना। ओके, तो थ्योरी ऑफ बिनाइन नेग्लेक्ट का मतलब है स्टेट का काम क्या है? कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करना, और स्टेट के द्वारा जब ऐसा किया जाएगा तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। जिस तरह रिलीजन में स्टेट का रोल नहीं होता, हर रिलीजन स्टेट के लिए इक्वल होता है, उसी तरह कल्चर में भी स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। हर कल्चर स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा तब होगा जब गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी, इक्वालिटी और बिनाइन नेग्लेक्ट की थ्योरी को यूज करके काम करेगी। ओके, तो रिलीजन और कल्चर के संबंध में स्टेट को न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। रिलीजन को, कल्चर को हमें प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रखना चाहिए। ओके, लेकिन इस थ्योरी ऑफ बिनाइन नेग्लेक्ट में प्रॉब्लम है। कल्चर को प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रखना ये पॉसिबल नहीं है। कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है, इसे हम अपने कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स के साथ मिलकर पब्लिकली प्रैक्टिस करते हैं। रिलीजन के केस में गवर्नमेंट के द्वारा न्यूट्रलिटी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन बात अगर लैंग्वेज की हो, और रिलीजन की तरह लैंग्वेज भी कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो बात अगर लैंग्वेज की हो तो गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुनना होता है, और गवर्नमेंट को जब एक ऑफिशियल लैंग्वेज चुनना होता है तो गवर्नमेंट उसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाती है जिसे मेजॉरिटी कल्चर के द्वारा बोला जाता है। तो लैंग्वेज के केस में यहाँ स्टेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल एक इल्यूजन की तरह है। सच्चाई ये है कि इवन एक लिबरल सोसाइटी में स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा मेजॉरिटी कल्चर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है। तो मल्टीकल्चरलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ब्रायन बेरी का जो आइडिया है कि लिबरलिज्म के प्रिंसिपल, इक्वालिटी, न्यूट्रलिटी और प्राइवेसी के प्रिंसिपल को अपना अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं, इस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर इस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो माइनॉरिटी कल्चर है, जो ऑप्रेस्ड कल्चर है, उन्हें सबसे अधिक नुकसान होगा। ओके, बिनाइन नेग्लेक्ट के इस थ्योरी को एक और थिंकर है चंद्रन कुकाथस, वो भी इसे क्रिटिसाइज करते हैं। चंद्रन कुकाथस बिनाइन नेग्लेक्ट के आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। चंद्रन कुकाथस मल्टीकल्चरलिज्म का एक ग्रुप सेंटर्ड थ्योरी देते हैं। वो इमेजिन करते हैं, ये एक ऐसे समाज को इमेजिन करते हैं जहां बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स हो, बहुत सारे एसोसिएशंस हो, और हर एक कल्चरल ग्रुप का ये अधिकार हो, उनके पास ये अधिकार हो कि वो अपने आप को अपने तरीके से गवर्न कर सके। ओके, वो एक ऐसा सोसाइटी इमेजिन करते हैं, एक ऐसा समाज इमेजिन करते हैं जहां बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स हो, बहुत सारे कल्चरल एसोसिएशंस हो, और हमें किसी भी कल्चरल ग्रुप या किसी भी कल्चरल एसोसिएशन के वर्किंग में, इंटरनल फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करना है। हर एक कल्चरल ग्रुप को ये अधिकार हो कि वो अपने आप को अपने तरीके से गवर्न कर सके। लेकिन एक कंडीशन है, चंद्रन कुकाथस के अकॉर्डिंग एक कंडीशन है। एक ग्रुप अपने आप को अपने तरीके से गवर्न तब तक कर सकता है जब तक उस ग्रुप के मेंबर्स का सपोर्ट हासिल हो। ओके, वो कहते हैं कि ग्रुप के मेंबर्स के पास ये अधिकार होगा कि वो जब चाहे ग्रुप को छोड़कर जा सकते हैं, और इसी राइट टू एग्जिट के अधिकार को यूज करके, राइट टू लीव के अधिकार को यूज करके ग्रुप के मेंबर ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि ग्रुप
कभी भी अपने मेंबर के इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट को वायोलेट ना करें। ओके, तो कल्चरल ग्रुप बनाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। हम किसी भी तरह के कल्चरल ग्रुप एसोसिएशन को बना सकते हैं, लेकिन कल्चरल ग्रुप से बाहर निकलने का भी अधिकार हमारे पास होना चाहिए। और इसी राइट टू एग्जिट के होने से, अगर हमारे पास राइट टू एग्जिट है, तो ये हमारे कल्चरल ग्रुप के ऊपर एक प्रेशर का काम करेगा, क्योंकि कोई भी कल्चरल ग्रुप ये नहीं चाहेगा कि लोग उस कल्चरल ग्रुप को छोड़कर जाएं। तो कोई भी कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स के इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज को वायोलेट नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली हर कल्चरल ग्रुप इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज को रेस्पेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा। और यहाँ पे बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, आप देख सकते हैं कि सारे ग्रुप्स एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन इस थ्योरी, इस तरह के आर्गुमेंट के साथ एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि एक कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स को वो एजुकेशन ही ना दे, उस तरह से एजुकेट ही ना करे कि जो मेंबर्स है वो ग्रुप को छोड़ने की बात करे, छोड़ने के बारे में सोचे। मान लीजिए कि अगर एक कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स का ब्रेन वॉश करते, उन्हें उन्हें ये सिखाए ही ना, उन्हें कोई ये टूल ही ना दे कि जो मेंबर्स है वो कभी ये सोच सके कि हम अपने ग्रुप को छोड़ सकते हैं, अपने ग्रुप के ऊपर एक तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इस राइट टू एग्जिट के होने के कारण। ओके, सो व्हाट इफ अ ग्रुप रिफ्यूज टू गिव द मेंबर द टूल्स टू लिव एजुकेशन? तो एक ग्रुप अपने मेंबर को इस तरह एजुकेट करे, इस तरह उनको ब्रेन वॉश करे कि जो मेंबर्स है वो कभी इस बात को सोच ही ना सके कि वो अपने ग्रुप को छोड़ सकते हैं। ओके, अगर ऐसा होता है तो इस थ्योरी को फॉलो करते हुए भी एक कल्चरल ग्रुप अपने अपने मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज को वायोलेट कर सकता है। ओके, तो ये क्रिटिसिज्म था मल्टीकल्चरलिज्म का। हमने यहाँ 3 क्रिटिसिज्म देखा और मल्टीकल्चरलिस्ट के रिस्पॉन्स को भी हमने समझा कि इन क्रिटिसिज्म के प्रति मल्टीकल्चरलिस्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीकल्चरलिज्म के फेमिनिस्ट क्रिटिक को देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम मल्टीकल्चरलिज्म के फेमिनिस्ट